नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 21 जुलाई। आज हम लोग देखेंगे हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। 24 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे से आपके लिए एक लाइव क्लास ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। ये क्लास बेसिकली फोकस करेगी कि हमें अपने समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है। करंट अफेयर्स में कौन कौन से पोर्शन है जहां पर हमको अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से फोकस करना है, कैसे करंट अफेयर्स को पढ़ें परीक्षा की दृष्टि से, वो सारी चीजें इस क्लास में कवर करी जाएंगी। तो इस सेशन को जरूर देखिएगा। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको बायजूस एग्जाम प्रेप की जो एप्लीकेशन आती है उसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और इस वीडियो के लिंक में आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन में जाके आपको उस क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। ये काम जब आप कर लेंगे तब आप इस क्लास को देख पाएंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी परीक्षा के लिए। चलिए अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। लिखा हुआ है, चीता भारत में वर्ष 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था तथा यह स्वतंत्र भारत में विलुप्त होने वाली एकमात्र जंगली बिल्ली की प्रजाति है। दूसरा कथन है, भारत में चीता पुनर्स्थापन यानी कि री इंट्रोडक्शन कार्यक्रम के लिए वित्तीय और प्रशासनिक सहायता किसके द्वारा मिल रही है? भारतीय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, चीता ज्यादातर घास के मैदानों, झाड़ियों और खुले वन प्रकार के वन्य जीव आवासों से संबंधित है। हमें सही कथन की पहचान करनी है। जल्दी से इसका सही कथन बताइए। तब तक मैं आपको बताता हूं कि ये चर्चा में क्यों आया। आपको पता होना चाहिए, अभी इंडिया और अफ्रीका का कॉन्क्लेव चल रहा है। इंडियन अफ्रीकन कॉन्क्लेव के नाम से ये मीटिंग होती है जहां पर अफ्रीका के देश भारत के साथ बैठकर कई मुद्दों पर बातचीत करते हैं। 17 अफ्रीकन जो देश हैं उनके 40 मंत्री जो हैं वो इंडिया आए हुए हैं और ये कहां पर हो रहा है? ये नई दिल्ली में हो रहा है। यहां पर क्या हुआ है, नमीबिया जो देश है अफ्रीका का, ठीक है, नमीबिया के साथ हमारा समझौता हुआ है। नमीबिया क्या करेगा? भारत को चीता दे रहा है। चीता जो कि 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, भारत के पास तब से नहीं है। तो भारत में नमीबिया जो है चीता दे रहा है। इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आई थी। अब ये भारत में कहां पर आएंगे? तो मध्य प्रदेश के अंदर जब आप देखोगे तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है, कूनो पालपुर करके इसका पूरा नाम है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इन चीताओं को रखा जाएगा। कूनो को बहुत समय पहले से ही चीता के पर्यावरण के अनुसार उसको बनाया जा रहा था। यह माना जाता है कि यहां पर 21 चीतों के रखने की जगह है, परंतु सरकार इसको बढ़ा के अब कितने 36 संख्या करने वाली है। अभी के लिए 15 अगस्त जो आने वाला है हमारा, जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो उससे पहले ही ये जो चीते हैं ये एक विशेष प्लेन से भारत आ जाएंगे। तो ये कौन से देश से आ रहे हैं? नमीबिया से। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए पहले कथन की तरफ नजर डालते हैं तो ये कथन एकदम सही है, क्योंकि 1952 में चीता प्रजाति है वो क्या है? विलुप्त घोषित कर दी गई थी। चीता पुनर्स्थापन के लिए जो संस्था है उसका नाम है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये कथन भी सही हो जाता है। चीता का रहने का जो परिवेश होता है, घास के मैदान, झाड़ियां या खुले वन, इस प्रकार के परिवेश में वो रहता है और यही परिवेश कूनो नेशनल पार्क में पिछले कई वर्षों से बनाया जा रहा था। तो यहां पर तीनों कथन सही हो जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय चंदन से संबंधित है। भारतीय चंदन का वैज्ञानिक नाम है सेंटालम एल्बम। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें सही कथन का पता लगाना है। यह छोटा उष्णकटिबंधीय पेड़ है जिसका मूल स्थान दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया है। इसकी प्रकृति अर्ध परजीवी है तथा अन्य वृक्ष प्रजातियों की जड़ों को परजीवी बनाता है और इसकी जड़ों पर हॉस्टोरियम एडेप्शन ये पाया जाता है। अब देखिए चर्चा में क्यों आया, आपको पता होना चाहिए। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने ये आदेश दिया था कि 10,000 जो भारतीय चंदन आता है उसके पेड़ दिल्ली में लगाए जाएंगे। और दिल्ली में कहां पे लगाए जाएंगे? दिल्ली सरकार के अंडर में जो भी ऐसे विभाग हैं जिनके पास अपनी संपत्ति, अपनी भूमि पड़ी है और उस भूमि का कोई यूज नहीं होता है, तो उस भूमि पे जो खाली पड़ी भूमि होती है उस पे ये सारे जो पेड़ हैं वो लगाए जाएंगे चंदन के। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके पीछे लगाने का तर्क ये भी है कि यहां पर हरियाली को केंद्र में रखते हुए इस चीज को करा जा रहा है। दूसरा, जब ये चंदन का पेड़ यहां पे लगाया जाएगा और ये पेड़ जब उस अवस्था में आ जाएगा कि इससे लकड़ी प्राप्त करी जा सके, तो इससे आमदनी भी होगी। अब अपने प्रश्न पे वापस लौटते हैं। तो प्रश्न में लिखा हुआ था यह उष्णकटिबंधीय पेड़ है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। मूल स्थान नेटिव प्लेस बोलते हैं इसको, तो सीधी सी बात है ये कहां पर है? ये दक्षिण भारत, यानी कि दक्षिण भारत का ये मूल
पेड़ है, यानी कि ये यहीं पर उत्पन्न हुआ है, हम इसको कहीं से बाहर से नहीं लाए हैं, तो ये वाला कथन सही हो जाएगा। ये अर्धपरजीवी पौधा होता है, दूसरों पर कुछ हद तक निर्भर करता है, तो ये कथन भी हमारे लिए सत्य हो जाएगा। और यहां पर हमसे सही कथन पूछे गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से है एक्सपोसैट। हाल ही में आपने इसके बारे में न्यूज सुनी होगी, तो हमें इसके बारे में सही कथन का पता लगाना है। यह अंतरिक्ष वेधशाला है जो ब्रह्मांडी एक्स-रे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करेगी। लॉन्च होने के बाद यह अंतरिक्ष में भारत की पहली खगोलीय वेधशाला होगी। देखिए, ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि एक बार फिर से जो गगनयान मिशन है उसको 2022 में पहले लॉन्च करना था, मगर इसको अब रोक दिया गया है। इसको अब 2023 में लॉन्च करा जाएगा। हो सकता है कि पहली तिमाही में इसको लॉन्च करा जाए। कई बार इसका जो मिशन है वो टलता आ रहा है, तो इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आई थी। गगनयान के साथ साथ यहां पर दो और मिशन जो थे उनको भी यहां पर पोस्टपोन कर दिया गया है और उनको 2023 या 24 आने वाले 2 वर्षों में करा जाएगा। उसमें से एक था एक्सपोसैट, जिसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये मिशन अभी मैं इसके आंसर के बाद इसके बारे में बताऊंगा। और दूसरा मिशन था स्पेस डॉकिंग का। स्पेस डॉकिंग, कई बार आपने मूवीज में या टीवी में देखा होगा कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है, कभी कोई उपग्रह बाहर से जाता है तो यहां पर एक उपकरण लगा होता है जिसमें वो उपग्रह जो भी सैटेलाइट है वो डॉक हो जाता है। डॉक का मतलब होता है जोड़ देना, तो वो वहां पर जाके आराम से उसको जोड़ा जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी भी जो इसरो है वो अपना खुद से बना रही है, तो इसका भी परीक्षण का जो टाइम था वो यहाँ पे टाल दिया गया है। इसको 2023-24 में इसको भी संपन्न करा जाएगा। अब देखिए, जो यहाँ प्रश्न में एक्सपोसैट लिखा हुआ था, तो इसमें एक्स जो है वो एक्स रे को ही दर्शाता है। तो इन एक्स रेस के बारे में अध्ययन करने के लिए ये वेधशाला है, उसी को बोल रहे हैं एक्सपोसैट। तो ये इसरो का अपना मिशन है, तो इसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो अब पहला कथन था कि ब्रह्मांडी एक्सरे जो है इसके ध्रुवीकरण का अध्ययन करेगी, तो यह सही हो जाएगा। लॉन्च होने के बाद यह भारत की पहली खगोलीय वेधशाला है, तो यह गलत हो जाएगा। भारत की पहली खगोलीय वेधशाला थी एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट का नाम आपने सुना होगा। ये क्या है कि जैसे यूवी रेज होती हैं या एक्स रेज होती हैं, तो ये मल्टीपल जो तरंग दैर्ध्य होती हैं, कई सारी तरंग दैर्ध्य की जो किरणें होंगी, जो तरंग होंगी, उन पर यह अध्ययन करने के लिए भारत की पहली वेधशाला एस्ट्रोसैट थी, ना कि एक्सपोसैट। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। यहां हमसे सही कथन पूछे गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चौथा प्रश्न देखिए, इस्पात उत्पादन के संबंध में है और हमें सही कथन का पता लगाना है। भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेल भी कहते हैं, इसके नेतृत्व में सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है। निजी क्षेत्र की तुलना में इस्पात उत्पादन अधिक होता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर में प्रोडक्शन अलग हो रहा है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें प्रोडक्शन कम हो रहा है। दूसरा है, कर्नाटका भारतीय राज्य में सबसे बड़ा उत्पादन करता है। तीसरा है, 3 वर्षों में भारत में तैयार स्टील की खपत में घरेलू उत्पादन का हिस्सा बढ़ रहा है। इन तीनों में से सही कथन का आपको पता लगाना है। यह न्यूज इसलिए चर्चा में आई है क्योंकि हाल ही में जो हमारा इस्पात मंत्रालय है उसने एक आंकड़ा जारी करा है कि 2021-22 में हमारे यहाँ टोटल जो उपभोग हुआ है वो 105, अगर 106 मान लें राउंड फिगर में, इतने मिलियन टन का उपभोग करा गया है। ठीक है, तो ये एक आंकड़ा सामने आया है, इस वजह से स्टील उत्पादन चर्चा में आ गया। अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है, इसके अंडर में जितना भी पब्लिक सेक्टर काम करते हैं स्टील से संबंधित, वो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनीज हैं जो स्टील का उत्पादन करती हैं, उनका उत्पादन बहुत ज्यादा है। ठीक है, कर्नाटक भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन नहीं करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन करता है उड़ीसा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है झारखंड, फिर आता है कर्नाटका तीसरे नंबर पे। तो ये क्रम याद रखिएगा। तीसरा है, 3 वर्षों में भारत में तैयार स्टील की खपत में घरेलू उत्पादन का हिस्सा बढ़ा है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर केवल तीसरा कथन सही होगा, तो चौथे का आंसर हो जाएगा बी। 2019 में प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, उस पर नजर डाल लेते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम, जितने भी चार्टर अधिनियम है आधुनिक भारत के इतिहास में, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसके अधिनियम के कथन दे रखे हैं, हमको सही कथन का पता लगाना है। इसने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यह कथन इतना बेसिक है, पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि सही है गलत है। इसने कंपनियों के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। भारत के राजस्व पर अब ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया। सही कथन का पता लगाना है। तो देखिए, पहला वाला कथन तो 100% सही है, आपको पता होना चाहिए। 1813 इसी चीज के लिए फेमस है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। उसके अलावा और भी कई सारी ब्रिटिश कंपनियां थी, उनको भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी, परंतु चाय के साथ और चीन का, इन दोनों का व्यापार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। दूसरा, आपने देखा होगा कि शिक्षा की बात करते हैं तो यहां पर 1 लाख रुपए
का बजट जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च करा गया था। यहां पर लिखा हुआ है कि भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा करा गया, तो ये वाला कथन भी सही हो जाएगा। भारत के राजस्व पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण होगा, ये गलत है। भारत के राजस्व पर जो नियंत्रण हुआ था वो कंपनी का हुआ था और पूरा नियंत्रण नहीं दिया गया था। इनको 20 वर्षों के लिए राजस्व पर नियंत्रण दिया गया था, केवल 20 वर्षों तक का। तो यहां पर संसद वर्ड यूज हुआ, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। आज के तथ्य में देखिए हम लोग बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहां पर ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि सरकार ने एक बार फिर से जो एमएसपी निकालने की प्रक्रिया है उस पर एक पैनल का गठन किया है कि भाई इसको वापस से एनालिसिस करा जाए, इसका वापस से रिव्यू करा जाए और अगर कुछ कमियां हैं तो इसको दूर करी जाए। अब देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। कोई भी किसान है वो अपनी फसल जब सरकार को बेचेगा तो सरकार उसे कितना पैसा देगी ये डिसाइड करता है एमएसपी। अब ये सरकार को क्यों बेचेगा, देखिए अभी क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे जोखिम होते हैं, ऐसे रिस्क होते हैं, मान लीजिए उसकी फसल नहीं बिकी या कुछ ऐसा हो गया, प्राकृतिक आपदा आ गई जिसमें उसकी फसल ने उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाया, तो उस केस में जो उसकी लागत आती है सरकार उसको उतना पैसा देती है, तो उसी को एमएसपी बोलते हैं। 2018-19 के बजट में आपने देखा होगा सरकार ने बोला था जो भी उनकी लागत आएगी उसका 1.5 गुना जो पैसा है वो एमएसपी में सरकार देगी। जैसा कि आपने देखा होगा हाल ही में किसान बिल सरकार लाई थी, 3 बिल आए थे, उसमें कितना ज्यादा विरोध हुआ था उन 3 बिल्स का। तो उसमें एक मुद्दा यह भी था, किसानों की डिमांड थी कि जो एमएसपी होता है यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको एक कानूनी रूप दे देना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरकार तो कहती है कि हम एमएसपी पे उनसे चीजें खरीदेंगे, मगर बहुत सारी फसलें इसके बाहर रखी जाती हैं जिन पर एमएसपी नहीं मिल पाता। तो ऐसे में क्या है कि एमएसपी को अगर कानूनी रूप मिल जाएगा तो सरकार फिर उस चीज से मुंह नहीं मोड़ पाएगी कि भाई उसको हर फसल के ऊपर एमएसपी देना ही पड़ेगा। इसमें अल्टीमेटली किसानों को ही फायदा है। अब देखिए ये एमएसपी जो है ये डिसाइड कौन करता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। आपको याद रखना होगा एक आयोग है जिसको CACP बोलते हैं, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत और मूल्य आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या करता है, ये जो आयोग बनाया गया है कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये क्या करेगा, ये डिसाइड नहीं करता, ये केवल एमएसपी का अध्ययन करता है। अध्ययन करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट को या सिफारिश कह लीजिए, वो सिफारिश ये सरकार को देता है कि भाई मैंने ये बता दिया है कि गेहूं का इतना रहेगा, गन्ने का इतना रहेगा, चावल का इतना रहेगा। अब ये जो समर्थन मूल्य की रिपोर्ट होती है, सिफारिश होती है, ये वो सरकार को देते हैं और सरकार ये डिसाइड करती है कि अब उसको एमएसपी क्या रखना है। हालांकि यही होता है जो ये डिसाइड करते हैं, सरकार इनकी सिफारिशों को मान लेती है और वही एमएसपी घोषित कर दिया जाता है। अब जैसे 22 फसलें जो होती हैं उनके लिए अधिदिष्ट फसलें कहते हैं, ठीक है, जिनके लिए एमएसपी निकाला जाता है कि इसके लिए तो कंपलसरी ही है, इन फसलों को एमएसपी से कम पे नहीं बेचा जाएगा। और दूसरा एक गन्ने को लिया जाता है जिसके लिए हम लोग एमएसपी की जगह एफआरपी लेते हैं, उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश करी जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें रबी और खरीफ दोनों की फसलें कवर हो जाती हैं। 14 खरीफ की फसलें आ जाती हैं और 6 जो आपकी रबी की फसलें आ जाती हैं। तो अब जब ये जो CACP आयोग है ये अपनी सिफारिश सरकार को देता है, तो ये जो CACP आयोग है ये सिफारिश जो अपनी देगा, तो ये खुद कैसे काम करता है, पहली चीज आपको जाननी होगी। राज्य स्तर पे भी और भारतीय स्तर पे, दोनों स्तर पे ये हर फसलों की जो वैल्यू है इसको निकालते हैं। इसको निकालने के 3 मानक बनाए जाते हैं। पहला होता है A2। A2 का मतलब होता है इसमें वो खर्च जोड़ा जाता है जो किसान अपने बीजों पर करता है, खाद पे, उर्वरक पे, कीटनाशक पे, जो उसने श्रम पे मजदूर रखे होते हैं उनको जो सैलरी देता है, वो सारी चीजें इस पे कवर हो जाती हैं। अगर उसने कोई भूमि किराए पे ले रखी है तो वो किराया भी इसमें जुड़ जाता है। ईंधन की बात करें तो सिंचाई में जो बिजली खर्च हो रही है या फिर वो ट्रैक्टर से जो जुताई कर रहा है उसमें जो डीजल पेट्रोल लग रहा है, वो सारी चीजें जो है वो इसमें काउंट होती हैं। तो इतने सारे खर्चे को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं। इसी A2 को खर्चे को जोड़ लो और इसमें FL जोड़ दिया जाता है। FL का मतलब होता है फैमिली लेबर, ठीक है, फैमिली लेबर। अब ये जो फैमिली लेबर का मतलब क्या होता है, अब देखिए मान लीजिए एक किसान है, उसके घर में उसके मान लीजिए कुछ भाई हैं या फिर कुछ और भी लेडीजें हैं, तो वो सारे मिला के 5 लोग उस किसान के घर में रहते हैं। तो वो 5 लोग उस खेत में जाके काम करते हैं, परंतु यदि उसके पास वो 5 लोग नहीं होते तो उसे बाहर से मजदूरों को रखना पड़ता। तो अभी उसकी मजदूरी में जो वो पैसा देता है वो बच रहा है उनका। परंतु सरकार यहां पर क्या कहती है, इसको FL को काउंट करती है, क्योंकि अगर वो मजदूर रखता तब तो उसको पैसे देने ही पड़ते। अब वो जो उसके परिवार के जो व्यक्ति हैं वो काम कर रहे हैं परंतु उनको कोई वेतन मिल नहीं रहा है, वो बिना वेतन के यानी कि अवैतनिक काम कर रहे हैं। तो यहां पर अवैतनिक जो पारिवारिक श्रम होता है उसको भी A2 में जोड़ दिया जाता है।
अब तीसरा एक घटक आता है जिसको हम लोग C2 बोलते हैं। ये सबसे बड़ा घटक होता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें मान लीजिए जो किसान की भूमि होती है, अब कौन सी भूमि, जो उसकी खुद की भूमि है। अब मान लो उसके पास अगर उसे किसी चीज की खेती करनी है, खेती से वो पैसा कमाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, कोई भूमि किराए पे ले लेगा, उसमें फसल उगाएगा, तो वो तो आपकी A2 में कवर हो जाती है। अब मान लीजिए उसके पास स्वयं की भूमि है, किराए पे जो भूमि लेता है उसका पैसा बच रहा है, तो सरकार यहां पर बोलती है कि हम उसका भी पैसा आपको देंगे। या उसकी कोई अचल संपत्ति है, अचल का मतलब है कि ऐसी उसके पास संपत्ति है जिसका यूज कृषि में हो रहा है, तो उसका भी किराया सरकार क्या करेगी, उसमें देगी उसको। ठीक है। अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि किसान जो होते हैं वो लोन लेना पड़ता है उनको, लोन लेके वो कहीं से भूमि किराए पे लेते हैं, तो लोन पे भी उनको ब्याज देना पड़ता है, तो वो सब वहां पे बच जाता है। तो यहाँ पर जो ब्याज होता है उसको भी C2 में शामिल कर लिया गया है। तो C2 जो यहाँ पे घटक है, ये बहुत बड़ा अपने आप में घटक हो जाता है। अब CACP जो है वो क्या करता है, कायदे से तो इन तीनों को कैलकुलेट करना चाहिए, परंतु सरकार ये कहती है कि हम A2 और FL इनकी ही लागत जो है उसको MSP मानेंगे। तो यहां पर भी एक विरोध होता है कि भाई इसमें C2 को कैलकुलेट क्यों नहीं करा जाता। किसान कहते हैं कि C2 को भी कैलकुलेट करा जाए। तो इस वजह से यह मुद्दा चर्चा में आया था, और अब सरकार जो है MSP वापस से इसको रिव्यू करेगी। तो आगे देखते हैं इसमें क्या डिसीजन होता है। तो ये था आज का तथ्य। चलिए आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। जैसा मैंने आपको सबसे पहले न्यूज में बताया था कि इंडिया और अफ्रीका का समिट होता है, कॉन्क्लेव हो रही है, उसमें अफ्रीका से कई सारे देश इंडिया आके बात करते हैं। चलिए मेरे को ये बताइए कि ये जो कॉन्क्लेव है, ये कॉन्क्लेव कब से शुरुआत हुई इसकी, और भारत की तरफ से कौन सा मंत्रालय इस कॉन्क्लेव में भाग लेता है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, ये कॉन्क्लेव की शुरुआत कब से हुई, कब से ये स्टार्ट हुआ है, और भारत की तरफ से कौन से मंत्रालय यहां पर सम्मिलित होते हैं। ये दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार वालों का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।